नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मेरे हिंदी में। आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे पूर्व सांसद विनय कटियार ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दे दिए हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विनय कटियार पूरी तरह एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। अयोध्या में अपने आवास पर विनय कटियार ने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में चली इस बैठक को 2027 के चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। इन्हीं को लेकर तमाम सवाल हैं, जिसके जवाब हम जानेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र जी से। सर, स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल है, अगर ये सच में होता है तो यूपी की राजनीति में कितना असर पड़ेगा? देखिए अवनीश, जहाँ तक मुझे लगता है विनय कटियार काफ़ी लंबे समय से राजनीति से दूर हैं और जो मेरी राजनीतिक समझ मुझे बताती है कि विनय कटियार वो नेता हैं जो राम मंदिर आंदोलन से प्रमुखता से जुड़े रहे हैं, या यूँ कहें कि वो एक चेहरा थे उस टाइम पे जब राम मंदिर आंदोलन चलाया गया था। लेकिन उसके बाद से अभी पिछले अगर 10 सालों की बात देखें तो 2012 से वो ना तो सक्रिय राजनीति में नजर आए हैं। राम मंदिर आंदोलन चल जरूर रहा था, कोर्टों में तमाम तरह की चीज़ें चल रही थी, फैसला भी आता है, और उसके बाद से वो कहीं ना कहीं गुम से हो जाते हैं, कहीं राजनीति में नजर नहीं आते हैं। क्योंकि जो समीकरण हैं देखा है राजनीति के, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उससे पहले से ही दोनों के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा कभी अच्छे नहीं रहे हैं, और दोनों के बीच खास सुनी अक्सर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री खुद कहीं नहीं बोलते हैं, लेकिन विनय कटियार अक्सर मंचों से ऐसी ऐसी बातें बोलते रहे थे कि जो एक लगता था कि हाँ शायद दोनों के बीच में एक रिफ्ट है, एक दूरी है जो नहीं पट पा रही थी। और अभी तक भी हमने देखा है कि जब राम मंदिर पूरा बनना तैयार हुआ, शुरू हुआ, जब बनना ट्रस्ट बनाया गया, विनय कटियार उसमें कहीं नजर नहीं आते, वो उनको कहीं शामिल नहीं किया गया। उनके मन में हमेशा ये एक खींच रही कि जो एक शख्स सबसे ज़्यादा अगड़ा चेहरा रहा हो उस राम मंदिर आंदोलन का, और जब मंदिर का फैसला भी आ गया, उसको मंदिर बनना शुरू भी हो गया, ट्रस्ट बन गया, जबकि वो खुद अयोध्या में रहते भी हैं, लेकिन उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो दूरी थी वो शायद दूरी बन के ही रह गई थी। हालांकि वो थोड़े से सक्रिय जरूर हुए हैं अभी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सक्रियता किस हिसाब से है। मुझे नहीं लगता कि 27 को लेकर कुछ ऐसा सुगबुगाहट मुझे लगती नजर नहीं आ रही है कि वो चुनावी मोड में आने वाला चाहते हैं या पार्टी बहुत उनको एंटरटेन करेगी। मुझे थोड़ी सी दूर की कौड़ी नजर आती है। अभी उसमें इन्होंने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी की थी और इन्होंने ये भी कहा था कि इनका मेरा पारिवारिक संबंध है। उस मुलाकात के बाद भी लोग कह रहे थे कि हो सकता है ये चुनाव राजनीति में आएंगे। लेकिन एक मेरा और सवाल है कि आप बीजेपी 2027 में पुराने हिंदुत्व चेहरा पर भरोसा कर रहे हैं क्या इस बार? देखिए, बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती आई है, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है कि ये कहना कि अभी उस पर भरोसा करेगी, ऐसा नहीं है। जहाँ तक आपने जो बात कही कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने उनसे मिले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और विनय कटियार दोनों एक ही समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, और विनय कटियार खुद भी सांसद रहे हैं। जो पंकज चौधरी हैं वो खुद कई बार के सांसद रहे हैं। तो राजनीतिक संबंध सबके होते हैं, और एक कर्टसी भी होती है कि भाई कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बना है और वो भी बड़े नेता रहे हैं और बीजेपी के एक प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं विनय कटियार, तो कहीं ना कहीं वो एक कर्टसी मुलाकात भी हो सकती है। मायने हम कुछ भी निकाल सकते हैं उसके, लेकिन ये कह देना कि किसी की मुलाकात से कि वो चुनावी राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि विनय कटियार के ऊपर ये अभी दृष्टिकोण सही बैठता है। हाँ, मुलाकात करना किसी से भी मिल सकते हैं। विनय कटियार भाई बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, यूपी के बड़ा चेहरा रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, लेकिन फिलहाल की राजनीति में अगर देखा जाए तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें वो फिट बैठते हैं, क्योंकि जो चीज़ें चली आ रही हैं पिछले 10-12 साल से, वो कहीं ना कहीं उनको दूर करके बैठी हुई हैं। अगर विनय कटियार की एंट्री अयोध्या से होती है तो इसका सियासी असर कितना पड़ेगा अयोध्या में? क्योंकि जो कुर्मी समाज वहां करीब 12% है, तो वोट बैंक को देखते हुए क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, नो डाउट जो विनय कटियार हैं एक बीजेपी का बड़ा नाम रहे हैं, और जातीय समीकरण तो सब का भी बड़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यूपी में जो कुर्मी समाज है एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और यही कारण है कि शायद जो पंकज चौधरी को बनाया गया है अध्यक्ष, और अगर विनय कटियार भी उसमें जुड़ जाते हैं तो जाहिर तौर पर प्लस ही होगा उनका बीजेपी के लिए। लेकिन फिर भी हमें सब चीज़ें देखनी होंगी। पूरे पिछले सालों का अनुभव जो रहा है पार्टी में दौरान उनका, और जिस तरह के राजनीति से अलग से पड़े रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन जबकि उनके घर में वो सब चीज़ें हो रही थी, मंदिर बन रहा था, ट्रस्ट बन रहा था, सब चीज़ें होती रही हैं, उद्घाटन तक में उनको नहीं बुलाया गया था, आप समझिए बात को, जबकि राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर उनका घर भी है,
विनय कटियार की जो कोठी है, राम मंदिर जो अयोध्या में है, थोड़ी दूरी पर उनका घर भी है वहां पर, लेकिन बावजूद उसको कहीं ना कहीं दरकिनार उनको किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं संदेश स्पष्ट था कि हाँ, इस वक्त की जो परिपाटी इस वक्त बीजेपी में चल रही है उसमें वो शायद कहीं फिट नहीं बैठते हैं, और यही कारण है कि अभी तक उनको दूर ही रखा गया था। हालांकि मीटिंगें जरूर हो रही हैं, लेकिन भविष्य के गणित में क्या छुपा है ये किसी को नहीं पता है। चुनाव जब आता है तो मीटिंग लगातार पक्ष या विपक्ष दोनों करते हैं, बड़े हो हर नेता एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, लेकिन अगर इनकी एंट्री होती है तो समाजवादी पार्टी को क्या कुछ फर्क पड़ेगा वहां पर अयोध्या में? देखिए, समाजवादी पार्टी को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो क्योंकि सांसद वहां से जीत कर आए थे अभी समाजवादी पार्टी के, और उनको लगता है कि वो उन्हें अपने दम पर वो चुनाव जीत कर आए, लेकिन समीकरण कुछ और वहां पर थे। सब जानते हैं कि पीछे की कहानी क्या है उसके चुनाव जीतने की। जो बीजेपी के इंटरनल चीजें इतनी ज्यादा पर डैमेज हो रही थी वहां पर, और जो टिकट वहां पर दी गई थी वो भी कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी थी। और राम मंदिर आंदोलन के दौरान मैंने देखा था कि बहुत से लोग नाराजगी जता रहे थे, क्योंकि वहां पर इतना विकास कार्य करा गया था, लोगों की दुकानें टूटी थी, लोगों के व्यापार चले गए थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा अब लोगों को हो भी रहा है वहां पर। तो वो कहने गुस्सा था जो शायद 2024 के इलेक्शन में हमने देखा कि बीजेपी वहां से हार गई लोकसभा चुनाव, लेकिन उसके बाद ही अब देखिए वहां पर जब उपचुनाव वहां पर हुआ उसमें बीजेपी ने एड़ी चोड़ी का जोर लगा दिया, मुख्यमंत्री ने पूरा तंत्र उसमें लगा दिया कि जीत के ही आना है। बीजेपी जीती भी वहां से। तो ये कह देना कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा उनको वहां से खड़ा करने से, मुझे लगता नहीं, क्योंकि बीजेपी देखिए एक ऐसी पार्टी है, संगठनवादी पार्टी है, और जमीनी स्तर पे वो अपने आप को हमेशा मजबूत रखती है। चाहे वो कोई सा भी इलेक्शन, नगर पालिका का इलेक्शन हो, विधायकी का इलेक्शन हो या सांसदीय का चुनाव हो, सभी जगह पर बीजेपी अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करती है कि मानो वो चुनाव पूरी तरीके से जीतने के मोड में है, हारना चाहती ही नहीं है। लेकिन चुनावी समीकरण कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता है, जैसा कि हमने देखा 24 में बदल गए। हो सकता है कि वो 27 में समीकरण वहां पे क्या फिट बैठेंगे वो बात की बात है, लेकिन तैयारी हर पार्टी करके रखती है। हर पार्टी ये चाहती है कि वो अगर चुनाव लड़ रही है तो जीते, कोई पार्टी हारने की चुनाव नहीं लड़ती है। और चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती की पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। ये जोड़कर देखा जा सकता है कि विनय कटियार अगर वहां पे शामिल हुए हैं, मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि बीजेपी उनको दोबारा से टिकट वगैरह देगी तो उसकी मुझे थोड़ी सी नहीं लगता कि हाँ वो चीजें शायद धरातल पे हो पाएंगी। अब बाकी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, पता नहीं चलने देती अंदर कौन कहां से किस चुनाव लड़ाया जाएगा, क्या होगा उनके अंदर, अंदर खाने वो क्या पक रहा है, वो किसी को अपने बगल वाले कमरे तक को सूंघने नहीं देते हैं। इस चीज में तो बीजेपी माहिर हो चुकी है। लेकिन एक खबर हमेशा चलती है और आपने देखा भी होगा कि आरोप रहता है कि बीजेपी पुराने नेताओं को दबा करके नए चेहरों को ज्यादा लाने की कोशिश करती है, जो बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करती है। देखिए, अभी की राजनीति को समझना होगा अविनेश, की पहले कट्टर हिंदुत्व की राजनीति चलती थी, अभी सॉफ्ट हिंदुत्व की चलती है। सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब ये है कि आप दूसरे नेताओं को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों को लेकर भी चलना चाहते हैं। और बीजेपी का नारा भी हमने देखा 2014 में जिस तरीके से दिया प्रधानमंत्री ने, सबका साथ सबका विकास। तो इसका मतलब यही था कि वो सभी तरह के धर्मों को, सभी तरह के लोगों को, सभी तरह के जातिवादी के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बीच में ये भी कह देते हैं बटोगे तो कटोगे। वो देखिए मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है, योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है कि जो कट्टर हिंदुत्व को लेकर चलते हैं और उसका फायदा बीजेपी को होता भी है। और हमने देखा भी है कि किस तरीके से यूपी में जो एक दिशाहीन परिवर्तन हुआ है यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में, वो सबने देखा है। 2012 के इलेक्शन में देखा था बीजेपी की क्या स्थिति हो गई थी। अखिलेश यादव बंपर मेजोरिटी से चुनकर आए थे और थर्ड पार्टी बनकर बीजेपी वहां पर आ गई थी। लेकिन उसके बाद 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को लेकर आया गया, अमित शाह ने इतना वहां पर उस टाइम पूरी कमान उन्होंने संभाली हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का चेहरा लेकर सामने आए और उसी दिशा में लड़े भी हैं। लेकिन अभी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक चेहरा हिंदुत्व का, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, पार्टी उनको भी लेकर चलना चाहती है। यही कारण है कि देखिए अभी कुर्मी समाज से एक अध्यक्ष को बना दिया जाता है, ब्राह्मणों की मीटिंग होती है, ठाकुरों की मीटिंग होती है, दलित पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो भी अपने लगे रहते हैं, प्रश्न बनाने में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं संदेश दिया जाता है कि हाँ समय समय पर कि भैया हमारे समाज को भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पार्टी उनको डैमेज कंट्रोल करती भी है और मनाने का प्रयास भी करती है, कोई भी जो ऐसा समाज हमसे छिटके ना, हमसे दूर ना जाए। तो इसीलिए पार्टी उन तैयारियों में लगी। बीजेपी सभी जातियों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करती है और हो सकता है जो नाराज होंगे, अभी जो 6 मंत्री पद खाली उसमें भर के और भरपाई कर ले जाती समीकरण को देखते हुए। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि विपक्ष के पास 2027 में कोई ऐसा चेहरा होगा जो विनय कटियार को टक्कर दे पाए अगर ये चुनावी मैदान में आते हैं तो? देखिए, चेहरे हर पार्टी के पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि चेहरे नहीं होते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी कोई छोटी पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनके पास काफ़ी चेहरे हैं। और
किसके मुकाबले किसको खड़ा करना है वो बात का सवाल है। लेकिन हाँ, कोई भी पार्टी जब चुनाव किसी कैंडिडेट को लड़वाती है तो वो इसीलिए लड़वाती है कि उसके चेहरे पर जीत कर आए। आज की डेट में चेहरे से ज़्यादा पार्टी प्रमुखता देखी जाती है। जो जनता भी है वो देखती है कि कौन सी पार्टी किसके संबंध में ज़्यादा हितैषी है, कौन उसका ज़्यादा हित करने वाली है। अब अकेले सबको पता है बीजेपी हिंदुत्व को लेकर चलती है, मुस्लिम समाज उसको वोट नहीं देता है। अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो दलित पिछड़ा की राजनीति करती है, यादवों की राजनीति करती है। तो सब पार्टियों की अपनी एक दिशा होती है, एक लाइन खींची हुई रहती है कि हमें इस लाइन पे चलना है। आप देखिए अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम समाज को अपीस करने की बात करते हैं, अपीसमेंट की बात करते हैं। छोटा छोटा मुद्दा हो वो उस पर उनको लेकर बात करते हैं, दलितों को लेकर बात करते हैं, क्योंकि पीडीए उन्होंने बनाया हुआ है, पिछड़ा दलित और मुस्लिम समाज। तो कहीं ना कहीं सबकी पार्टी की विचारधारा है वो अलग है। कांग्रेस अलग तरीके से चलती है, मायावती अलग तरीके से चलती है, वो दलितों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों की राजनीति करती हैं। बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन वो ये दिखाती है कि वो सबको लेकर चलना चाहती है। हालांकि वोट कितना मिलता है दूसरे समाज का वो बात की बात है, लेकिन बीजेपी अपना ये दिखाती है कि वो सबको लेकर चलना चाहती है। अखिलेश यादव भी यही दिखाते हैं, क्योंकि वो ना तो हिंदुओं को नाराज करना चाहते हैं, ना मुसलमान को, ना दलितों को। तो सबका एक पैटर्न है कि भाई हमें अगर अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में अपने आप को स्टैब्लिश करना है तो सबको साथ लेके चलना होगा। ये मजबूरी भी कह लें या फिर एक इस तरह का समीकरण बैठा लें कि हाँ हमें वो करना ही करना है। बिल्कुल। भले सभी पार्टियां सभी जाति को साध कर चलती, अपना वोट बैंक बनाकर चलती, भले बीच में वो छिटक जाए या किसी पार्टी किसी जाति से विचारधारा ना मिलती हो, मगर कटियार की ये एक बंद कमरे में 1 घंटे करीब मीटिंग के बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि ये चुनाव लड़ने आएंगे, पर ये तो समय बताएगा। अविनेश, इसमें आप जो मीटिंग की बात करें, 1 घंटे की मीटिंग चल रही है, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ। देखिए मीटिंगें अक्सर नेता करते रहते हैं, बिल्कुल, और मीटिंगें हमेशा बंद कमरों में ही होती है। उनके मायने दरअसल निकालने लग जाते हैं लोग अपना, और मुझे लगता है इस मीटिंग के भी मायने दो लोग निकाल रहे हैं मीडिया में, क्योंकि मीडिया में देखिए विनय कटियार एक ऐसा नाम है जो बहुत फायर ब्रांड नेता रहे हैं बीजेपी के, एक तरह के मुखर चेहरा थे बीजेपी के, लेकिन पिछले कई सालों से बिल्कुल नेग्लेक्ट थे। अब अगर वो थोड़े सक्रिय हो रहे हैं तो लोगों की सुगबुगाहट बढ़ रही है, लोगों के अंदर ये जिज्ञासा बढ़ रही है कि क्या विनय कटियार दोबारा चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो स्थिति बताती है पिछले 10-12 सालों की, तो वो उसको एसेस करना उसे ये लगता है कि हाँ मीटिंग करना एक अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ना, पार्टी उनको चुनाव लड़वाएगी, मुझे ऐसा अभी नजर नहीं आता है। बिल्कुल, पार्टी के एक हिंदुत्व नेता हैं और बड़े चेहरे भी हैं, तो मुलाकात तो किसी नेता से भी कर सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं और कई चीज़ों पर बातचीत कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सहयोगी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया सर।